आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स जून 2020 में। 2 जून 2020 का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कुछ आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में कुछ बताया गया है, एमएसएमई के बारे में कुछ बताया गया है। तो हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो पहला है, भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज ने लॉन्च किया रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। 1 जून 2020 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट आरटीएम लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य डिस्कॉम को अपनी बिजली आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना है। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो यह मार्केट दिन के दौरान 48 नीलामी सत्र आयोजित करेगा और बोली सत्र बंद होने के 1 घंटे के भीतर बिजली वितरित की जाएगी। यह बेहतर तरीके से बिजली आपूर्ति की ज़रूरतों को पूरा करने में भी मदद करेगा। फिर हरित ऊर्जा आरटीएम ग्रिड संचालकों के नए सिरे से संपर्क बढ़ाने में मदद करता है, जो कि डिस्कॉम को इंटरमिटेंसी की अपनी चुनौतियों की प्रबंधन करने की सुविधा प्रदान करता है, जो नवीनीकरण से जुड़ी होती हैं। आरटीएम डिस्कॉम को पूर्वानुमान लगाने और हरित ऊर्जा को शेड्यूल करने में मदद करेगा। इससे भारत को 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CIRC द्वारा विनियमित किया जाता है। यह 2008 में शुरू किया गया था और इस एक्सचेंज में विभिन्न प्लेटफॉर्मों के प्रतिभागी, जिनमें बिजली उत्पादक आ गया, बिजली बोर्ड आ गया, बिजली के व्यापारी आ गए, ओपन एक्सेस उपभोक्ता आदि इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। फिर आता है इसके बाद में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग क्या होता है। तो यह एक वैधानिक निकाय है जिसे विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित किया गया है। यह अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय एक गैर न्यायिक निकाय है जो कानून की व्याख्या कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने अब दूसरे टाइप का जो बात करते हैं, भारत सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, जिससे कि किसानों को एक राहत मिलती है। तो 1 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 53 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और वर्ष 2020-21 के लिए धान का जो MSP जो था वो 1868 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। दाल, ऑयल सीड और अनाज की दरों में भी वृद्धि की गई है। कपास का MSP 5255 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5515 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अन्य फसलों की MSP की अगर बात करें तो उनमें निम्न प्रकार से वृद्धि हुई है। नाइजर सीड में 755 रुपये की वृद्धि हुई है, तिल में 370 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, सोयाबीन में 170 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, सूरजमुखी बीज जो है उसके अंदर 235 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, मूंगफली में 185 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, उड़द में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, मूंग में 146 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, तुअर जो 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, मक्का में 90 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, रागी जो है उसके अंदर 145 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, बाजरा में 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, ज्वार में 70 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से जो ये फसलें हैं, करीब की जो 14 जो फसलें हैं उनके अंदर इस प्रकार से वृद्धि की गई है। तो जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर MSP की कीमतों में बढ़ोतरी की है। तो किसकी सिफारिश से? कृषि लागत और मूल्य आयोग की जो सिफारिश है उसके आधार पर वृद्धि की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम किसानों की मदद करेगी। PM आशा क्या है? PM आशा जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इस योजना में 3 उप योजनाएं शामिल होती हैं: मूल्य कमी भुगतान योजना, मूल्य समर्थन योजना, निजी खरीफ और स्टॉक लिस्ट योजना, ये सारी इसके अंदर शामिल की गई है। इसके अलावा किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से और प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण योजना के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आगे हम बात करते हैं तीसरी जो है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो 2 जून 2020 को हॉकी इंडिया की जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारत की जो महिला कप्तान जो है रानी रामपाल को की सिफारिश की गई।
इसी के साथ में मोनिका वंदना कटारिया और हरमनप्रीत को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। मुख्य बिंदु की बात करें तो इसके अंदर जो रानी रामपाल के अलावा जो तुषार खांडकर और आरपी सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए नामित किया गया। कोच रोमेश पठानिया और बीजे करियप्पा को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। रानी रामपाल की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया है, किस लिए इसको खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अवधि जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 के बीच यानी 4 साल होती है। इस अवधि के दौरान रानी रामपाल ने 2017 में महिला एशिया कप जीतने वाली टीम का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में टीम ने 2018 एशियाई खेलों में रजत कप जीता। उन्होंने 2019 में FIH ओलंपिक क्वालिफायर में प्रवेश करने के लिए टीम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में मदद की। उन्होंने 2016 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में पद्मश्री भी मिला हुआ है। वह पहली भारतीय हैं जिन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ ईयर के रूप में जाना जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल मंत्रालय का एक पैनल कई अन्य महासंघों से प्राप्त नामांकन को शॉर्टलिस्ट करेगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और पहली भारतीय वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है, तो रानी रामपाल जो कप्तान है, हॉकी की जो कप्तान है, उसे नामित किया गया है। अगले हम चार नंबर बात करते हैं, तो MSME जो लघु उद्योग है उनके बारे में बात करते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME की परिभाषा में बदलाव को मंजूरी दी है। 1 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME की परिभाषा में किए गए बदलाव को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME में किए जा रहे परिवर्तनों के बारे में घोषणा की थी, जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के आवंटित आर्थिक पैकेज की घोषणा 20 लाख करोड़ के आर्थिक आवंटन पैकेज की घोषणा की थी। 1 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए के निवेश वाले MSME को माइक्रो यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया गया। 10 करोड़ से 50 करोड़ वाले को लघु इकाई के रूप में वर्गीकृत किया गया और 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपए के वार्षिक टर्नओवर वाले MSME को मध्यम इकाई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। महत्व की अगर हम बात करें तो इससे क्या महत्व निकलेगा, क्या फ़ायदा होगा। परिभाषा में परिवर्तन निवेश को आकर्षित करने, व्यापार करने में आसानी, सुधार होगा और नौकरी पैदा करने में मदद मिलेगी। देश में 60 मिलियन से अधिक MSME हैं। वे भारत की GDP में 29% का योगदान करते हैं और 110 मिलियन लोगों को नौकरी प्रदान करते हैं। भारत के कुल निर्यात में 48% का योगदान MSME का होता है, जो जिन्हें बेहद ज़रूरी है, जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन ने MSME को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो MSME जो वर्कर थे, जो नौकरी करने वाले थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं MSME जो पैकेज घोषित किया गया है, वो पैकेज है 20 लाख करोड़ का। अगले हम बात करते हैं PPE को कीटाणु रहित करने के लिए DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ बूथ विकसित किया है। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है, जिससे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है, कपड़े हैं, उनसे क्या होता है कीटाणु रहित करने, उन्हें अपन कीटाणु रहित आसानी से कर सकते हैं। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो यह यूनिट आइटमों कीटाणु रहित करने के लिए ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी नामक एक उन्नत ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया का उपयोग करती है। इस डिवाइस से ओजोन सीलेंट टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है। अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट में एक उत्प्रेरक कन्वर्टर होता है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। इसमें कई सुरक्षा विशेषताएं भी हैं, जैसे कि डोर इंटरलॉक, आपातकालीन शटडाउन, विलंब चक्र, दोहरे दरवाजे, रिसाव मॉनिटर आदि सारी इसके अंदर प्रणाली है। निसंक्रामक के रूप में ओजोन का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। ओजोन एक ऑक्सीकरण यौगिक है जो तेजी से कार्बनिक पदार्थों, मैग्नीज, लोहा आदि का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। और ओजोन अत्यधिक अस्थिर है और 15 से 20 सेकंड के भीतर ऑक्सीजन बनाने की ऑक्सीकरण करता है। और ओजोन की इस संपत्ति का उपयोग कीटाणु शोधन में यानी कीटाणु रहित किसी भी कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कीटाणु रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।